सीईसी की लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर ये व्याख्यान श्रृंखला चल रही है और अभी तक हम प्रथम अंक के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने शिष्य और यमपटचर जो कि मंच पर आते हैं उनके बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उस पर हमने चर्चा की और वहां मैंने बताया कि यमपट दिखाकर शत्रु के यानी कि चंद्रगुप्त से जो विरोध करते हैं उनका पता लगाने के लिए जिस गुप्तचर को भेजा था वो गुप्तचर पता लगाने के बाद वापस आता है और चाणक्य के घर में प्रवेश करना चाहता है चाणक्य को बताने के लिए। तो वहां पर उसका सामना शिष्य से होता है और शिष्य को वो कहता है कि मैं यमपट दिखाकर यहाँ इस घर में प्रवेश करके धर्म का उपदेश देना चाहता हूँ। तो ये इन दोनों में जो वार्तालाप होता है उस वार्तालाप के संदर्भ में ही वो ये बताना चाहता है कि वह गुप्तचर है और चाणक्य के विरोधी और शत्रु के पक्ष के जो व्यक्ति हैं राज्य में उनके बारे में पता लगाकर आया हूँ। क्योंकि वो इसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में नहीं बताता है इसलिए वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो कि एक ऐसी है कि दिखने में उसका अर्थ कुछ और होता है परंतु जो इस प्रसंग से परिचित हैं उसके लिए ये इसका अर्थ कुछ और ही होता है। तो यही हुआ यहाँ पे। शिष्य को तो समझ आया नहीं लेकिन जो इनमें वार्तालाप होता है उसको सुनकर चाणक्य उसको समझ लेता है और चाणक्य की ये पंक्ति मैं आपके सामने रख रही हूँ कि इस वार्तालाप को सुनने के बाद चाणक्य कहता है चंद्रगुप्ताद अपरक्तान पुरुषान जानामि क्षिप्तेन अनेन। देखिए वो ये कहता है कि उनकी वार्तालाप को सुन के उसे समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति ये बताना चाहता है कि चंद्रगुप्त से जो अपरक्त हैं अर्थात चंद्रगुप्त के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं है चंद्रगुप्त के प्रति श्रद्धा नहीं है ऐसे पुरुषों को मैं जानकर आया हूँ। तो ये चाणक्य समझ जाता है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये शिष्य और यमपटचर के बीच में जो मंच पर वार्तालाप होता है उसका उदाहरण के रूप में दशरूपकार ने भी उसको प्रस्तुत किया है और दशरूपक में कहा कि पूर्व रंग विधि समाप्त करने के बाद सूत्रधार के चले जाने पर उसी के समान कोई अन्य नट भारतीय वृत्ति का आश्रय लेकर नाटक की स्थापना करता है। तो यहाँ पर भी जब सूत्रधार मंच से चला जाता है उस समय ये यमपटचर आता है और आने के बाद ये नाटक को आरंभ करता है, नाटक की स्थापना अर्थात नाटक का आरंभ करता है। क्योंकि इससे पूर्व जो बात हुई वार्तालाप हुआ वो सूत्रधार और नटी के बीच में हुआ। उसके बाद चाणक्य ने मंच पर आकर ये बताया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो चंद्रगुप्त का विरोध करता है, जो विरोध करता है वो जीवित नहीं रहेगा। परंतु नाटक की कहानी को नाटक की कथा वस्तु को आगे चलाने के लिए ये व्यक्ति जो कि यमपटचर है ये मंच पर आता है। तो यहाँ दशरूपक में कहा कि पूर्व रंग विधि के समाप्त करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पूर्व रंग विधि के बारे में भी बताना चाहूंगी कि ये नाटक के आरंभ होने से पूर्व, रंग मतलब रंगमंच से पूर्व जो है नटों के उनके जो है शुभ के लिए और जो है नाट्यशाला है जिसका निर्माण होता है। आजकल तो बने बनाए हॉल होते हैं जिनमें जाके नट जो है वो अभिनय करते हैं परंतु प्राचीन काल में इस प्रकार से नहीं होता था। रंगशाला बनाई जाती थी और उससे पूर्व जो मुहूर्त इत्यादि किया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का भी जो है नाटक या कोई फिल्म उसका आरंभ होता है तो मुहूर्त किया जाता है ताकि जो नट हैं जो नाटक करने वाले हैं वो स्वस्थ रहें और जहां नाटक किया जाता है वो भी जो है शुभता प्रदान करे। तो यहाँ पे पूर्व रंग अर्थात जो यवनिका है जो रंगमंच है उससे पूर्व की प्रक्रियाएं हैं वहां पर भी जो है वो नांदी पाठ इत्यादि किया जाता है। परंतु आजकल यहाँ पे ऐसा नहीं है। आजकल तो मंच पर आकर ही नांदी भी होती है और उसके बाद सूत्रधार नाटक के संबंध में सूचना देकर चला जाता है। तो भरत के अनुसार यदि हम देखें तो भरत ने भी ये भी कहा कि रंगमंच से पूर्व भी
रंग पूर्व रंग, उन्होंने कहा कि वहां पर भी इसी प्रकार से जो है शुभ कार्य, हवन और जो है नांदी इत्यादि की जाती है और मंच पर आकर भी की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें भास के नाटक स्वप्न वासवदत्तम की, तो उसमें उनके नाटकों में न केवल स्वप्न वासवदत्तम, भास के नाटकों में हम देखते हैं कि उन्होंने नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारा, उन्होंने इसको जो आचार्य भरत ने जो कहा कि पूर्व रंग अर्थात जो नांदी है वो पहले की जाती है और बाद में फिर सूत्रधार आकर जो हमारे नाटक देखने आए हैं उनके लिए भी शुभकामना करता है। तो ये हमें, क्योंकि भास का नाटक सबसे प्राचीन नाटक माने जाते हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है और वहां पर भी हमें जो शब्द मिलता है स्थापना, प्रस्तावना की जगह वहां पे स्थापना मिलता है। तो ये भरत के नाट्यशास्त्र का प्रभाव भास में बहुत अधिक दिखाई देता है और उसके बाद तो फिर नांदी जो है वो मंच पर आकर ही की जाती है, जैसा कि दशरूपक कार ने भी कहा कि पूर्व रंग विधि समाप्त करके फिर मतलब पूर्व रंग जो कि मंच पर आकर ही वो नांदी पाठ करके और नाटक की सूचना देके जब सूत्रधार चला जाता है तो उसी के समान एक नट आकर नाटक की स्थापना करता है। तो ये जो शिष्य है और ये जो यमपट आया है, तो ये इन दोनों के बीच में जो संवाद होता है, इससे नाटक आरंभ की होता है, नाटक के आरंभ की सूचना मिलती है। देखिए यहाँ पे जो इनका वार्तालाप है इसको दशरूपकार ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नाटक की स्थापना की गई है इस अंश में, और जो मैंने आपको बताया कि जहां तक ये चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्ताद अपरक्तान पुरुषान जानामित्युक्षिप्तमनेन, यहाँ तक उन्होंने दशरूपकार ने कहा है कि ये जो सारा संवाद है ये जो है इसके लिए उन्होंने कहा कि ये भी नट के द्वारा भारतीय वृत्ति का आश्रय लेकर नाटक की स्थापना के रूप में किया गया है। अब ये क्या होता है तो थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। विशाख दत्त के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो नाटक के जितने भी नियम हैं उनसे पूर्ण रूप से परिचित थे और उनके नाटक में इन नियमों का निर्वाह बड़े ही अच्छे ढंग से हुआ है। तो ये कहा कि इसी बात को इस पद्य के माध्यम से दशरूपकार ने कहा, रंगम प्रसाद्य मधुरै श्लोकै काव्यार्थ सूचकै ऋतुम कंचिदुपादाय भारती वृत्तिम आश्रयेत। तो यहाँ पे यही कहा कि जो है सूत्रधार के चले जाने पर और उसके बाद जो मंच पर नट आता है वो भारतीय वृत्ति का आश्रय लेकर और प्रजा का जो देखने वाले हैं उनका मनोरंजन करते हुए काव्यार्थ की सूचना देता है। तो यहाँ पर भी जो इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ उससे इस नाटक की ये सूचना मिलती है कि ये चाणक्य ने जिस गुप्तचर को चंद्रगुप्त के राज्य में चंद्रगुप्त के विरोधियों का पता लगाने के लिए भेजा था वो आ गए हैं। तो यहाँ पे नाटक की सूचना जो है ये हमें प्राप्त होती है। और भारतीय वृत्ति के विषय में भी यदि हम बात करें तो भारतीय के विषय में दशरूपक में कहा, भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रयः भेदैहि प्ररोचना युक्तैर वीथि प्रहसन आमुखै। तो यहाँ ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि एक तो भारतीय वृत्ति जिसमें प्रायशः नट संस्कृत का प्रयोग करता है और उस वृत्ति का प्रयोग करते हुए वो नाटक में प्ररोचना, वीथि, प्रहसन और आमुख के द्वारा नाटक की सूचना देता है, नाटक का आरंभ करता है। इसमें वीथि के जो 13 अंग हैं, वीथि के दशरूपक में भी 13 अंगों का वर्णन किया गया और उसमें एक अंग है नालिका। तो यहाँ पे उस नालिका अंग जो है वीथि का, उसी का प्रयोग दिखाते हुए उन्होंने मुद्रा राक्षस के ये जो भाग है, ये जो अंश है शिष्य और यमपटचर के बीच में वार्तालाप, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि ये नालिका का उदाहरण है और नालिका की जो परिभाषा है उसके लिए देखिए पद्य आपके सामने दशरूपक से है, सोपहासा निगूढ़ार्था नालिकैव प्रहेलिका। तो नालिका वास्तव में होता क्या है, तो आमुख या वीथि ये थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है, परंतु वास्तव में ये क्या होते हैं कि नाटक के आरंभ करते हैं, प्रस्तावना करते हैं, उसी जिसे स्थापना भी कहते हैं। तो उनका एक अंग है वीथि। तो वीथि के भी 13 अंग हैं जिसमें कि एक अंग नालिका है। और नालिका क्या है,
जिसमें कि उपहास से निगूढ़ अर्थ उपहास से युक्त होती है और उसमें छिपा हुआ अर्थ होता है और पहेली के समान होती है। तो जब हमने इस अंश को पढ़ा तो ये उसको बार बार शिष्य को कहता है कि तुम बताओ कि चंद्रमा किसको प्रिय नहीं है। तो फिर उसके बाद वो एक पद्य भी बोलता है कि जो है चंद्रमा जो है वो प्रिय जो है वो किसको नहीं होता, कमलों को प्रिय नहीं होता। क्यों प्रिय नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा के आने पर वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये वास्तव में निगूढ़ अर्थ है और निगूढ़ अर्थ के द्वारा ही वो ये बताना चाहता है, पहेली के रूप में है और ये बताना उससे ये जो है अर्थ अभिव्यक्त होता है कि चंद्रगुप्त से जो लोग स्नेह नहीं करते हैं, विरोध करते हैं, वो देखने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वास्तविकता उनकी कुछ और ही है। तो इस प्रकार से ये जो भाग है ये वीथी का भाग है जो कि नाटक के आरंभ में नट आश्रय होती है और साथ में उसमें नट भारती वृत्ति का आश्रय लेकर इसको प्रयोग करता है। भरत के नाट्य शास्त्र की जब मैंने आपके सामने बात की तो वहां पर भी इसी प्रकार से कहा गया कि देखिए पूर्व रंग की जब बात करें तो मैंने आपको बताया कि पूर्व रंग मीन्स रंगमंच से पहले का जो कार्य होता है उसे पूर्व रंग कहते हैं। और यस्मात् द्रव्य प्रयोगो अयम पूर्वम में प्रयुज्यते तस्मादयम पूर्व रंगो विज्ञेयो अत्र द्विजोत्तमः। भरत मुनि उनको बताते हैं कि जो है द्रव्य का प्रयोग जो पहले किया जाता है रंग नाटक के आरंभ से पहले या मंच पर रहने से पहले उसको पूर्व रंग कहते हैं। और प्रयुज्य रंगा निष्क्रामेत सूत्रधारो सानुगः। तो यहाँ पे देखिए जो उस रंग, तो अब देखिए रंग मीन्स यहाँ पे पूर्व रंग और रंग मीन्स प्रजारंजन और दर्शकों का रंजन। तो दर्शकों का मनोरंजन कब होगा? जब वो मंच पर आएगा। तो इस तरह से सूत्रधार फिर मंच पर आकर फिर जो दर्शक हैं उनका भी मनोरंजन करते हुए चला जाता है और फिर उसके बाद स्थापक प्रवेश करता है। वो भी सूत्रधार जैसे गुणों और आकृति वाला होता है और वो भी सूत्रधार के समान ही रंग पर प्रवेश, रंग मीन्स मंच पर प्रवेश करके नाटक का आरंभ करता है। जैसा कि मुद्रा राक्षस के इस भाग में हमने देखा कि यमपटचर जो नट है वो मंच पर आकर और नाटक का आरंभ करता है। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि किस तरह से नाट्य शास्त्र के जो नियम हैं उनका मुद्रा राक्षस में पूर्ण रूपेण पालन किया गया है। अब देखिए इससे पहले हमने शिष्य और यमपटचर के मध्य बातचीत को पढ़ा और उस पर चर्चा की। और जब वो चाणक्य को पता चल जाता है कि ये मेरा गुप्तचर है जिसको मैंने राज्य की गतिविधियों का पता चलाने के लिए भेजा था, तो वो उसको बुला लेता है, कहता है कि मैं जो है गीत सुनना चाहता हूँ, इसको भेज दो। तो वो जब आता है चाणक्य के पास तो चाणक्य और गुप्तचर इन दोनों के बीच का वार्तालाप गद्य भाग में है जिसको कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी कि इस वार्तालाप से हमें नाटक के विषय में क्या ज्ञात होता है। तो यहाँ पे देखिए वो जो गुप्तचर है वास्तव में वो यमपटचर नहीं है, वो उसका गुप्तचर निपुणक है। तो वो निपुणक आकर उसको बताता है चाणक्य को कि मैं जो कुछ मुझे आपने कार्य दिया था वो पूर्ण रूप से पता लगाकर आया हूँ। तो चाणक्य उससे पूछता है तो वो ये बताता है कि राज्य में 3 ऐसे विरोधी हैं जो चंद्रगुप्त की राज्यश्री को सहन नहीं करते हैं। तो चाणक्य एकदम से क्रोधित हो जाता है और वो कह उठता है कि ये ना कहो कि चाणक्य की राज्यश्री को सहन नहीं करते, तुम ये कहो कि उन्हें अपना जीवन ही प्रिय नहीं है। अर्थात जो भी चंद्रगुप्त की समृद्धि को जो है उसका विरोध करता है उसका तो विनाश निश्चित है, जिसको कि पहले भी सबने देख लिया है। तो अब जो है वो गुप्तचर बताता है, तो गुप्तचर बताता है उसमें से सबसे पहला जो नाम है वो बताता है क्षपणक जीव सिद्धि। वो कहता है कि जो ये क्षपणक है, क्षपणक का अर्थ है ये सन्यासी के लिए प्रयुक्त होता है, बौद्ध या जैन सन्यासी। कोई बौद्ध सन्यासी कहते हैं क्षपणक और कोई कहते हैं जैन सन्यासी है। तो वास्तव में ये एक सन्यासी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है
और वो कहता है कि ये क्षपणक सन्यासी जीव सिद्धि है जो कि चंद्रगुप्त की राज्यश्री को सहन नहीं करता। वास्तव में ये क्षपणक कौन है? ये जीव सिद्धि, ये चाणक्य का बचपन का सहपाठी मित्र है इंदु शर्मा। तो हमने जब चाणक्य की नीतियों के विषय में पूर्व में पढ़ा तो चाणक्य स्वयं ही कहता है कि मैंने अपने मित्र इंदु शर्मा को प्रतिज्ञा करने से पहले ही उसको उसके मित्र के रूप में उसका मित्र बना दिया राक्षस का। तो अब वो कार्य जो उसने पहले किया था वो नाटक के जो कथा वस्तु उससे पूर्व का भाग था, जिसको कि चाणक्य ने हमें मंच पर बताया। लेकिन अब जो है हमारे सामने वो आ रहा है कि उसका जो मित्र इंदु शर्मा है वो किस रूप में वहां पर रह रहा है, राक्षस की सहायता कर रहा है। तो वो बता रहा है कि वो सन्यासी है और उसका नाम जीव सिद्धि है। तो चाणक्य एक बार और वो कहता है कि वो कहता है कि प्रथमम तावत रिपु पक्षे बद्ध पक्षपाता क्षपणका, वो ये शब्द बोलता है। कहता है कि सबसे पहला तो व्यक्ति वो है जो हमारे शत्रु के पक्ष में के साथ जिसका पक्षपात है, अर्थात जो राक्षस का हितैषी है, चंद्रगुप्त का विरोधी है। तो देखिए चाणक्य एकदम से जैसे ही क्षपणक का नाम सुनता है तो एक उपहास के रूप में कहता है अस्मद रिपु पक्षे बद्ध पक्षपाता क्षपणका। तो यहाँ क्योंकि सन्यासी के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो शांति प्रिय होते हैं और वो किस तरह से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए चाणक्य को लगता है कि अरे ये क्या हमारे को कोई भी हानि पहुंचाएगा। तो इसीलिए वो उपहास में ये कहता है कि अरे क्षपणक वो हमें क्या नुकसान देगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम में भी जो उसका प्रथम सर्ग है उसमें द्रौपदी के माध्यम से ये बताया है कि अगर मुनि वृत्ति का जो पालन करते हैं, मुनियों के समान आचरण करते हैं, वो युद्ध भी नहीं कर सकते और शत्रु को भी नहीं जीत सकते हैं। तो यही भाव यहाँ पर भी चाणक्य के द्वारा भी बताया गया है कि जो क्षपणक होते हैं या सन्यासी होते हैं वो किसी को किसी प्रकार का भी हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए चाणक्य निश्चिंत है। और दूसरा, चाणक्य जब जीव सिद्धि नाम लेता है तो चाणक्य समझ आता है कि ये तो मेरा ही बचपन का मित्र है इंदु शर्मा। और बताता है, बताना क्या है, मतलब आत्मगतम का प्रयोग किया और चाणक्य अपने ही मन में संतुष्ट होते हुए कहता है कि ये तो वही है जिसके द्वारा मैंने राक्षस द्वारा प्रयुक्त की गई विष कन्या से पर्वतक को मरवाया था। तो यहाँ देखिए ये भी आकर बताता है, ये जो इनका गुप्तचर है ये भी आके बताता है कि ये इसने चंद्रगुप्त को मारने, चाणक्य राक्षस के कहने पर इसने पर्वतक को मरवाया है। तो देखिए वास्तव में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो हत्या करवाई गई थी ये करवाई किसने थी? चाणक्य ने। और उसमें सहायता ली इसने अपने मित्र इंदु शर्मा से, जिसको कि उसने राक्षस का मित्र बना दिया ताकि प्रजा में ये बात जो है फैल जाए कि पर्वतक को मरवाया है राक्षस ने। और वो बात अब प्रजा में फैल गई है। तभी तो ये गुप्तचर आके बताता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके द्वारा राक्षस ने विषकन्या का प्रयोग करवाकर पर्वतक को मरवा दिया। तो देखिए चाणक्य ने जो योजनाएं बनाई थी, जो उसका आरंभ हो चुका है, शुरू हो गई हैं वो योजनाएं। और फिर दूसरा, तो फिर ये चाणक्य ये तो संतुष्ट हो गया कि ये तो मेरा ही व्यक्ति है। अब दूसरे के बारे में कहता है, दूसरा कौन है? तो वो बताता है कायस्थ शकटदास। अब वो कहता है कि दूसरा जो है वो है कायस्थ। कायस्थ कहते हैं कि जिसका पिता जो है वो क्षत्रिय होता है और माता शूद्र होती है, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको कायस्थ कहते हैं। और कायस्थ के लिए ये कहा जाता है कि वो मतलब किस डरपोक होते हैं, वो इस युद्ध इत्यादि करने में वो रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए चाणक्य को लगता है कि कायस्थ इति लघवी मात्रा, कायस्थ तो एक बड़ी छोटी सी चीज है, उससे क्या डरना शकटदास से। लेकिन फिर उसी क्षण, दूसरे ही क्षण वो कहता है कि नहीं ठीक है, तथापि न युक्तम प्राकृतम अपि रूपम अवज्ञातम। कहते हैं ठीक है, बिल्कुल वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन
छोटे से छोटा भी जो शत्रु होता है उसकी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि हाथी इतना बड़ा जो है पशु होता है, और यदि चींटी एक छोटा सा क्षुद्र जंतु है, यदि उसको उसके कान में चली जाती है तो हाथी की हत्या तक हो सकती है। तो चाणक्य इस लोक व्यवहार को जानता है कि छोटा से छोटा शत्रु भी कई बार बहुत बड़ी हानि कर देता है, इसलिए उसने कहा कि मैं इस छोटे शत्रु को भी इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार का भाव हमें प्राप्त होता है इस पद्यांश में। अल्पीयसोप्यरेर वृद्धिर महानर्थाय रोगवत, मतलब छोटे से छोटा रोग भी हो तो अगर वो बढ़ जाता है तो वो बहुत ही छोटे से छोटा जो शत्रु है वो उसकी भी जो वृद्धि हो जाए तो रोग के समान वो बढ़ जाता है और मनुष्य का नाश कर देता है। इसलिए छोटा शत्रु भी उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो कायस्थ शकटदास है ये वास्तव में राक्षस का मित्र है, और चाणक्य को जब ये पता चल गया कि ये राक्षस का मित्र है तो चाणक्य ने पहले ही इसके गतिविधियों को जानने के लिए अपने गुप्तचर सिद्धार्थक को नियुक्त कर दिया है कि सिद्धार्थक जो है इसका ध्यान रखे कि ये कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करे जिससे कि चंद्रगुप्त को किसी प्रकार से भी उसके राज्य को हानि हो। तो यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो शकटदास जो शत्रु बताया है, इससे चाणक्य आगे बहुत कार्य करवाने वाला है, और ऐसा कार्य करवाने वाला है जिससे कि राक्षस स्वयं ही जाल में फंस जाएगा और राक्षस को बाध्य होकर चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस नाटक का प्रयोजन ही यही है कि किस तरह से राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए। तो उसी कड़ी में ये जो कायस्थ शकटदास है ये भी बहुत अधिक काम आने वाला है, जिसका कि मैं आपको अभी आगे ही इसका विवेचन आएगा तो वहीं मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अब तीसरे जो है शत्रु की बात करें, तीसरा व्यक्ति जो चंद्रगुप्त की राज्यश्री को सहन नहीं करता वो है मणिकार सेठ चंदनदास। मणिकार सुनार जो सोने का काम करते हैं, वो राज्य में एक सेठ है चंदनदास नाम से। तो ये भी जो है चंद्रगुप्त की जो उसका राज्य है उससे विरोध करते हैं, और ये चाणक्य का बहुत अधिक मित्र है। तो यहाँ पे बताता है जब गुप्तचर कि मणिकार सेठ चंदनदास राक्षस का घनिष्ठ मित्र है और चंद्रगुप्त का विरोधी है, तो चाणक्य के ये पूछने पर कि कैसे तुम्हें ये कैसे जानते हो कि चंदनदास चाणक्य का या चंद्रगुप्त का विरोधी है और राक्षस का घनिष्ठ मित्र है, तो वो ये बताता है कि राक्षस अपने परिवार को, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को इसके पास न्यास के रूप में, अमानत के रूप में रख कर चला गया है। तब चाणक्य को ये विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही ये राक्षस का घनिष्ठ मित्र होगा। वहां उन्होंने कहा है कि नूनमेव द्वितीयमेव जो हृदयम, अर्थात ये उसका दूसरा हृदय है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं छोड़कर जाएगा जिस पर उसका पूर्ण विश्वास ना हो। तो अवश्य ही जो चंदनदास है वो राक्षस का घनिष्ठ मित्र होना चाहिए। देखिए यदि हम न्यास की बात करें तो न्यास अर्थात अमानत, ये व्यक्ति उसी के पास छोड़ना पसंद करता है जहां पर उसको पूर्ण रूपेण ये विश्वास हो कि यहाँ पर मेरी अमानत जो है वो सुरक्षित रहेगी। हमने भास के नाटक स्वप्न वासवदत्तम में भी पढ़ा कि योगंधरायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास अमानत के रूप में रखने के लिए आता है, तो उस समय वहां उनका कंचुकी जो है वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि न्यास की रक्षा करना, अमानत की रक्षा करना कितना कठिन है। और वहां का ये पद्य आपके मैं सामने प्रस्तुत करती हूँ कि उसमें कहा सुखम अर्थो भवेद दातुम, सुखम प्राणाः सुखम तपः, सुखम अन्यत् भवेद सर्वम, दुखम न्यासस्य रक्षणम। तो वहां उसने स्पष्ट कहा कि सब कुछ तुम दे सकते हो, धन दान देना कठिन नहीं है, अपने तप का भी भाग दे सकते हैं, प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन
न्यास की रक्षा करना जो है वो सरल नहीं है। इसीलिए चाणक्य इसको ये विश्वास हो जाता है कि सेठ चंदन दास उसका सबसे घनिष्ठ मित्र हो सकता है।